morning, 6th class. This is our chapter number 11, the Gupta and the post-Gupta period, and the video number 2. इस लेसन की ये सेकेंड वीडियो है. इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ा था. आज हम पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. गुप्ता पीरियड में हमने क्या पढ़ा था कि उनका जो शासनकाल था, उनका जो रूलर टाइम था वो 320 CE से 525 CE तक रहा. उन्होंने 200 ईयर्स तक रूल किया. ठीक है. और उनके बारे में हमें सोर्सेज कहाँ से पता चलता है उनकी सारी इंफॉर्मेशन. तो उनके जो मेजर सोर्सेज थे वो थे बुक्स, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, कट पोइट्स के जो पोइट्री थी, उन सब से हमें गुप्ता पीरियड के बारे में पता चलता है. फिर हमने पढ़ा किस तरीके से जो गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, चंद्रगुप्ता वन. ठीक है. उसके बाद उनका जो शासनकाल था, ये कह सकते हैं उनका जो किंगडम था वो किसने संभाला, उनके बेटे समुद्रगुप्ता ने. समुद्रगुप्ता के बाद उनके बेटे चंद्रगुप्ता सेकंड आए, जिनका शासनकाल 375 से 415 CE तक रहा. फिर उनके चंद्रगुप्ता जो सेकंड थे, उन्होंने अपने जो एरिया है या कह सकते हैं जो किंगडम है उसको काफ़ी एक्सटेंड किया. और उसके बाद लेटर गुप्ता पीरियड में स्कंदगुप्त ने जो था इस किंगडम पे राज किया. ठीक है. आज हम पढ़ेंगे द पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में. द पोस्ट गुप्ता पीरियड क्या था बेटा, जब गुप्ता एम्पायर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा. उसके बाद जो था पोस्ट गुप्ता पीरियड, जो एक तरीके से कह सकते हैं वो राइज हुआ. द ब्रेकअप ऑफ द गुप्ता एम्पायर वाज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ डिसऑर्डर. द किंगडम ऑफ हर्षा वाज डोमिनेंट इन द नॉर्थ. तो जो किंगडम थे, जो किंगडम हर्षा किंगडम का जो हम ये कह सकते हैं नॉर्थ में जो था वो हर्षा किंगडम उस समय पूरे शासनकाल में, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो किंगडम ऑफ हर्षा था वही नॉर्थ में पूरी तरीके से फैला हुआ था, डोमिनेंट था. द चालुक्याज रूल इन द डेक्कन. चालुक्या ने रूल किया था डेक्कन के ऊपर. एंड द पल्लवास वर पावरफुल इन साउथ. और जो पल्लवास थे वो साउथ में पावरफुल थे. ठीक है. एंड द स्मॉल किंगडम फाउट अगेंस्ट वन अनदर. क्या कर रहे थे कि जो स्मॉल किंगडम्स थे, क्योंकि हमने पढ़ा गुप्ता डायनेस्टी में जब गुप्ता का धीरे धीरे जो डिक्लाइन होने लगी, उनका जो एम्पायर था वो डिक्लाइन होने लगा. उसके बाद जो एरियाज थे वो छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गए थे. और वो छोटे छोटे किंगडम्स एक दूसरे को पावरफुल बनाने के लिए एक दूसरे से ही लड़ाई कर रहे थे. तो ये स्मॉल किंगडम्स फाउट अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे से लड़ रहे थे. फाइनली हर्षवर्धना कॉन्कर्ड दीज किंगडम्स एंड एस्टैब्लिश्ड अ पावरफुल एम्पायर. तो फाइनली क्या हुआ, हर्षवर्धना ने इन स्मॉल किंगडम्स को जो डिवाइडेड थे इनके ऊपर कॉन्कर कर लिया और एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया. ठीक है. अब हम हर्षवर्धना के बारे में ही पढ़ेंगे कि हर्षवर्धना कौन थे. हर्षवर्धना's रीजन, वन ऑफ द डायनेस्टीज रूलिंग एट थानेश्वर इन हरियाणा. तो जो क्या हुआ था, हरियाणा में थानेश्वर एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने रूल किया. उनकी डायनेस्टी वहाँ से स्टार्ट हुई और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने इस एम्पायर को एक्सटेंड किया. फेडिटरीज की हम कह सकते हैं एक्सटेंड किया. एंड द रूलर हु ब्रॉट दिस अबाउट वाज हर्षवर्धना. और जो रूलर जिसने इसको एक्सटेंड किया था, जो फेडिटरीज थी जो अथॉरिटी की, तो वो हर्षवर्धना के बारे में ही थी. ही वॉज द सन ऑफ प्रभाकर वर्धना ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी. ये कौन थे, हर्षवर्धना कौन थे, ये सन थे प्रभाकर वर्धना के. किसके बेटे थे ये, प्रभाकर वर्धना के. और जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी से थे. तो इनकी डायनेस्टी क्या थी, पुष्यभूति. लाइक जो आपने पढ़ा था कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो थी गुप्ता जो चंद्रगुप्त थे वो गुप्ता डायनेस्टी से थे. और लेकिन जो हर्षवर्धन थे ये थे पुष्यभूति डायनेस्टी. तो ये पुष्यभूति डायनेस्टी से थे. ठीक है. और ये प्रभाकर वर्धना के सन थे. हर्षा रूल्ड फ्रॉम कन्नौज इन उत्तर प्रदेश. हर्षा ने कहाँ पे रूल किया था, कन्नौज, उत्तर प्रदेश से कन्नौज तक. हिस्टोरियंस reconstruct Harsh region based on the account left by Banbhatta, who was the cut point and who had written द बुक हर्षचरित्र. क्या हुआ, अब हमें हर्षवर्धना के बारे में या हर्षा के बारे में किस तरीके से पता चलता है, तो उसके भी हमें कुछ सोर्स मिले. और जो हमारा मेजर सोर्स रहा
बोथा बाणभट्टा द्वारा लिखा गया हरिश्चरित्रा। हरिश्चरित्रा में उन्होंने उनके स्टेट के बारे में लिखा, उसके एम्पायर के बारे में लिखा, वहाँ किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या वर्क होते थे, किस तरीके के किंग्स को जो लाइक्स थे उनके डिसलाइक थे, किस तरह की वो एक्टिविटीज़ करते थे, तो सब जो थी हर्षवर्धनाथ के बारे में हमें हरिश्चरित्रा से पता चलता है, जो किसने लिखी थी, बाणभट्टा ने। और ये बाणभट्टा जो थे वहाँ के कट पॉइंट थे, ठीक है। हर्षास रीजन मार्क्स द ट्रांजिट फ्रॉम एनिशियन टू मेडिवल टाइम्स। और ये जो टाइम था ये मेडिवल टाइम था जब हर्षा ने रूल किया। हर्षा गवर्नड his empire in the same line and as did the imperial Guptas, but his administration had become feudal and decentralized। तो क्या हुआ था, जो हर्षा गवर्नमेंट, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो हर्षा थे यानी कि हर्षवर्धना, इन्होंने भी सेम ही तरीके से अपने किंगडम पे रूल किया जिस तरीके से गुप्ताज ने किया या फिर जिस तरीके से मौर्यास ने किया। लेकिन इन्हों के रूलर में या फिर कह सकते हैं इन्हों के किंगडम में अगर रूल करने के लिए कुछ चीज़ चेंज था, वो था इनका आर्मी या फिर कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जो थिंग्स थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। उन्होंने क्या किया, इनका जो था देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट हीज एडमिनिस्ट्रेशन ऑन हैड बिकम फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो फ्यूडल था एंड डिसेंट्रलाइज था। डिसेंट्रलाइज क्या होता है कि उन्होंने जो पावर्स को डिवाइड किया गया था, जैसे गुप्ता एम्पायर में हमने पढ़ा, जो गुप्ता एम्पायर में ऑलमोस्ट जितनी भी पावर्स थी वो किंग के पास थी। लेकिन इन्होंने क्या किया था, हर्षा ने, इन्होंने क्या हुआ, हर्षवर्धना था, इन्होंने क्या था कि इनकी जो पावर्स थी उनको डिवाइड कर दिया था। जैसे कि हमारे पॉलिटिकल चीज़ों में होता है ना कि जितनी भी पावर्स होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं। लाइक आपके छोटे से एरिया के लिए कोई एक हेड होगा, फिर एरिया के बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा उसके लिए कोई हेड होगा, फिर आपका स्टेट के लिए कोई हेड होगा, देन सिटी के लिए, उसके बाद सेंटर के लिए, उसके बाद पूरे इंडिया के लिए। तो इस तरीके से जो पावर्स थी वो डिवाइडेड की गई थी, यानी कि अलग अलग चीज़, अलग अलग हम कह सकते हैं लीडर्स बने हुए थे हर चीज़ के वक्त के लिए। हर्षास आर्मी वॉज लॉन्गर देन द इम्पीरियल गुप्तास। और हर्षा की जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी किसके मुकाबले, गुप्तास के। एंड द मौर्यास एंड गुप्तास की आर्मी इतनी बड़ी नहीं थी जितनी हर्षा की थी। ही कुड मोबिलाइज अ लार्जर आर्मी विद द एड ऑफ हिज फेडेट्रीज। उसने अपनी इस आर्मी को जो क्या था, मोबिलाइज किया था। उसकी आर्मी एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकती थी फेडेट्रीज के साथ, कुछ जो सामंत होते थे उनके साथ। अपार्टेंटली एवरी फेडरल चीफ वॉज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट अ फिक्स नंबर ऑफ फुट सोल्जर्स एंड हॉर्सेज एंड द हेल्प एनॉर्मसली इन बिल्डिंग अप टू द इम्पीरियल आर्मी। तो हर चीफ अपनी आर्मी को जो था उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करता था। हर चीफ को क्या करना होता था कि अपने किंग के लिए या फिर कह सकते हैं अपने, उनका जो डिपार्टमेंट होता था उसमें जो फुट सोल्जर्स होते थे, जो हॉर्सेस थे, उनको हम कह सकते हैं एक काफ़ी बड़े नंबर में, काफ़ी बड़े अमाउंट में उनको रखना होता था, उनको इस चीज़ को। और वो अपने जो फुट सोल्जर्स और हॉर्सेस को थे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते थे युद्ध कराने के लिए, युद्ध करने के लिए, ठीक है। तो इनकी जो आर्मी थी, इसी चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा हेल्प की, इनको एक इनॉर्मसली आर्मी बनाने के लिए इस चीज़ ने इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे विजिट ऑफ ह्यून सेंग। ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं फेमस पॉइंट रहे या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर्षवर्धनास रीजन में, हर्षवर्धना के किंगडम में। तो किस तरह देखो, द रीजन ऑफ हर्षा इज हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द विजिट ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सेंग। तो ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट रखता है बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ विजिट किया था चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सेंग ने, हु लेफ्ट चाइना इन AD 1629। उन्होंने चाइना को छोड़ दिया था 629 में एंड ट्रैवल ऑल द वे टू इंडिया, और इंडिया को ट्रैवल किया। ही स्टेड इन इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी लंबे समय तक इंडिया में रहे। ही रिटर्न टू चाइना इन AD 645, तो वो 645 AD में वापस चाइना गए। देखो आए कब थे, 629 में, और गए कब, 645 में। तो काफ़ी लॉन्ग समय तक वो इंडिया में रहे। ही हैड कम टू स्टडी एट द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इन नालंदा विच वॉज अ फ्लॉरिशिंग सेंटर ऑफ लर्निंग अंडर द बुद्धिस्ट स्कॉलर शिला भद्रा।
तो क्या हुआ, इन्होंने ये यहाँ पे अपने स्टडी के लिए इन्होंने यहाँ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में स्टडी की, जो कि नालंदा की थी, और ये यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी उस समय पढ़ाई के लिए, या बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स होते थे वो बहुत अच्छी तरह यहाँ पढ़ते थे। ही स्पेंट मैनी ईयर्स इन हर्षास कट एंड ट्रेवल्ड वाइडली अक्रॉस द कंट्री। तो वो जो थे ह्यूइंग सेंग जो थे चाइनीज पोइट कह सकते हैं हम, जो ये थे, इन्होंने ह्यूइंग सेंग जो यहाँ इंडिया को विजिट करने के लिए आए, काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर रहे, इन्होंने यहाँ पे काफ़ी समय बिताया और हर्षा के कट में रहे, यानी कि एंड ट्रैवल्ड वाइडली अक्रॉस कंट्री, और यहाँ पे हमारे पूरे भारत को इन्होंने घूमा। अंडर हिज इन्फ्लुएंस हर्षा बिकेम अ स्टैचू सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म, स्टंच सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म। इसी के अंडर क्या हुआ था कि जो हर्ष जो थे, हर्षवर्धना, ये बुद्धिज्म के जो थे सपोर्टर बन गए थे। तो क्या हुआ बेटा, इन्हीं के अंडर किसके, ह्यूइंग सेन के अंडर ही जो बुद्धिज्म के ये स्टंट सपोर्टर बन गए हर्षा। ह्यूइंग सेंग इन्फॉर्म्स दैट हर्षाज रिवेन्यू वर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हमें ह्यूइंग सेंग से पता चलता है, उन्होंने जो भी अकाउंट्स लिखे उनसे हमें पता चलता है कि जो उनका रिवेन्यू था, जो उनका टैक्स होता था एक तरीके का, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, उसको 4 तरीके से यूज़ किया जाता था। ठीक है, 1 पार्ट वॉज एक्समार्क्ड फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द किंग। जो फर्स्ट पार्ट था वो यूज होता था किंग्स के एक्सपेंडिचर के लिए, किंग्स के जो भी खर्चे होते थे, किंग के जो भी खर्चे होते थे उसके लिए 1 पार्ट यूज होता था। अ सेकंड फॉर स्कॉलर्स, सेकंड पार्ट स्कॉलर्स के लिए यूज होता था। अ थर्ड फॉर द एंडोमेंट, थर्ड ऑफ ऑफिशियल्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स। तो सेकंड पार्ट जो था ऑफिशियल एंड पब्लिक जो सर्वेंट्स होते थे उनकी इनकम देने के लिए या फिर उनके वर्क के लिए यूज होता था। एंड फोर्थ फॉर रिलीजियस पर्पस, और फोर्थ धार्मिक कामों को करने के लिए, रिलीजियस कामों को करने के लिए यूज होता था। तो 4 कामों के लिए रिवेन्यूज को जो डिवाइड किया गया था, फर्स्ट था किंग के जो एक्सपेंडिचर होते थे, किंग्स के जो खर्चे होते थे उनके लिए, सेकंड स्कॉलर्स के लिए, थर्ड जो होता था पब्लिक सर्वेंट, ऑफिशियल्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, एंड फोर्थ जो था रिलीजियस पर्पस के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम इवन द मिनिस्टर एंड हाई ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट वर गिवन लैंड ग्रांट्स इन लिeu ऑफ मनी। उनके अकॉर्डिंग क्या करना होता था, जो मिनिस्टर्स होते थे या हाई ऑफिशियल्स होते थे, इन लोगों को भी जो लैंड ग्रांट देना होता था। ह्यूइंग सेंग ऑब्जर्व्स दैट द पीपल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षा वर हैप्पी एंड कंटेंटेड। तो ह्यूइंग सेंग ने ये ऑब्जर्व किया कि इस शासन काल में जो लोग थे वहाँ के वो खुश रहते थे। ठीक है, एंड दे लिव्ड अ सिंपल एंड ऑनेस्ट लाइफ, और वो लोग बहुत ही सिंपल और एक ऑनेस्ट लाइफ जीते थे। सभी लोग वहाँ बहुत खुश रहते थे। द फूड वॉज सिंपल बट होलसम। तो जो फूड होता था वो सिंपल होता था, लेकिन इतना होता था कि सबको मिल जाता था। दे एब्सटेन्ड फ्रॉम अनियन एंड गार्लिक, वो अनियन एंड गार्लिक लेते थे। द ड्रेस टू वॉज सिंपल, उनकी ड्रेस बहुत सिंपल थी। एंड वॉज अनस्टिच्ड एंड वी डू नॉट हियर ऑफ पीपल वेयरिंग फुटवेयर। और वहाँ पे उन्होंने किसी भी जो लोग होते थे उन लोगों को फुटवेयर पहने हुए नहीं देखा था। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें जस्ट पता चल जाती है ह्यूइंग सेंग की वजह से, जो कौन थे, एक चाइनीज पिलग्रिमेज थे जो कि इंडिया आए थे ट्रैवल करने के लिए, और वो काफ़ी समय तक इंडिया में रहे। ठीक है, उनकी वजह से हमें इतना सब कुछ पता चलता है कि वहाँ का जो हर्षवर्धना के जो शासनकाल में जो लोग थे वो हैप्पी रहा करते थे, सिंपल कपड़े पहना करते थे, सिंपल ही फूड होता था, सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहते थे। और जो उन्होंने कभी भी वहाँ पे लोगों को पैरों में चप्पल पहने हुए नहीं देखा था। देखो ये लिखा भी, वी डू नॉट हियर अ पीपल वेयरिंग फुटवेयर। ओके, अब हम पढ़ेंगे किंगडम्स ऑफ द साउथ। साउथ के किंगडम में क्या हो रहा था, द चालुक्यास रूल्ड ओवर द कर्नाटका एरिया ऑफ द डिकेन। तो चालुक्यास ने कर्नाटक के ऊपर रूल किया था डिकेन में, एंड डिकेन के पुलकेशिन सेकंड, हमने पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में पढ़ा था। पुलकेशिन सेकंड जो थे, जिनका रूल 608 से 642 यानी 608 से 642 तक रहा, वॉज द मोस्ट पावरफुल चालुक्यास रूलर। तो ये मोस्ट पावरफुल जो पुलकेशिन सेकंड थे, ये मोस्ट पावरफुल चालुक्य के रूलर थे। चालुक्य जो रूलर रहे उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल जो रूलर रहे वो थे पुलकेशिन सेकंड। हिज कैपिटल सिटी वॉज वातापी। तो इनकी कैपिटल सिटी थी वातापी। कौन सी थी, वातापी, बादामी इन कर्नाटका। ठीक है, पुलकेशिन कॉन्कर्ड नॉर्थन कोंकण एंड द गुजरात एंड मालवा रीजन्स। तो पुलकेशिन ने किस किस को कॉन्कर कर लिया था,
कौन कौन को? गुजरात को, मालवा को। He also defeated the Pallava king महेंद्र वर्मा। तो इन्होंने पल्लव के जो किंग थे महेंद्र वर्मा इनको भी कॉन्कर किया। ह्यूइंग सेंग also paid tribute to the powers and virtues of पुलकेशिन सेकंड। तो ह्यूइंग सिंह ने इनको ट्रिब्यूट किया था पावर्स जो थी पुलकेशिन को। लेटर ऑन पल्लवास डिफीटेड द चालुक्यास एंड किल पुलकेशिन सेकंड इन 1642। बाद में क्या हुआ, पल्लवास ने जो थे उन्होंने चालुक्यास को हरा दिया। लेटर ऑन पल्लवास डिफीटेड द चालुक्यास को हरा दिया एंड किल्ड पुलकेशिन सेकंड, और पुलकेशिन सेकंड की डेथ कर दी, मतलब कि उनको किल कर दिया था। इन 655 पुलकेशिन सन विक्रमादित्य सेकंड बिकेम सो स्ट्रॉन्ग देन ही डिफीटेड विक्रमादित्य। उसके बाद पुलकेशिन सन जो था, पुलकेशिन का जो सन था विक्रमादित्य, ठीक है, उनका बेटा कौन था? विक्रमादित्य। ये उनसे भी ज्यादा पावरफुल एक किंग बना और इन्होंने बाकी लोगों को हराया। इन्होंने किसको हराया? ही डिफीटेड विक्रमादित्य फर्स्ट। दो विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य सेकंड जो कि पुलकेशिन के बेटे थे, उन्होंने विक्रमादित्य वन को डिफीट किया, हरा दिया। फर्स्ट को, विक्रमादित्य फर्स्ट को हरा दिया। हाउएवर चालुक्य रूल कम टू एन एंड इन 753 व्हेन देयर लास्ट किंग Kirtivarman second was routed by Rakshtrakutas. The Chalukyas were great builders. They built a large number of temples in honor of deities. जो चालुक्यास जो थे वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने काफ़ी अच्छी जो हम कह सकते हैं बिल्डिंग्स को बनवाया। उन्होंने बहुत अच्छे लार्ज नंबर में टेम्पल्स बनवाए डेटीज़ के लिए, जो कि देवता थे भगवानों के, लाइक ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा। द विष्णु टेम्पल ऑफ बादामी, तो विष्णु टेम्पल जो थे वो बादामी का था। एंड द शिवा टेम्पल ऑफ पाटाडकाल, तो ये पाटाडकाल का शिवा टेम्पल था। एंड द विष्णु टेम्पल ऑफ एहीहोल आर फेमस फॉर द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। तो ये कुछ टेम्पल हैं जो, जैसे कि विष्णु का बादामी, शिवा का पाडकाल, विष्णु का एहोल, तो ये कुछ फेमस टेम्पल है जिनका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बहुत ज़्यादा फेमस है। सम ऑफ द केव्स एट अजंता वॉज excavated during the region of early Chalukya's ruler. Other famous temples are पापनाथा एंड विरूपाक्षा रिप्रेजेंट सीन फ्रॉम द रामायण। तो ये कुछ इन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स बनवाए थे जो कि अपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, द पल्लवास के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक आप इस लेसन को एक बार और रीड कर लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए।